दोस्तों, आज की ये खबर आपको हिला करके रख देगी। दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी फंड जिसके पास $2 ट्रिलियन का खजाना है, उसने भारत के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी पर ऐसा हथौड़ा चलाया है कि पूरे देश में हड़कंप मच गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब उसी हफ्ते हुआ जिस हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद नॉर्वे की धरती पर मौजूद थे। सोचिए जरा, मोदी जी प्लेन में बैठकर भारत वापस लौट रहे थे और पीछे से नॉर्वे की सरकार ने उनके सबसे करीबी दोस्त की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि यह महज संयोग है या कुछ और बड़ा खेल चल रहा है। और इस पूरी कहानी में एक नॉर्वेजियन पत्रकार का नाम भी जुड़ गया है, जिसने मोदी जी के सामने ऐसा सवाल दाग दिया है कि भारत के दरबारी मीडिया वालों की भी बोलती बंद हो गई है। पूरी कहानी समझने के लिए आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच में मैं आपको वो खुलासे बताने वाला हूं जो शायद आपने कहीं और सुने भी नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं इस पूरे मामले को। बात मई 2026 की है। प्रधानमंत्री मोदी जी 5 देशों के दौरे पर निकले थे: यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। ये दौरा बहुत खास माना जा रहा था, क्योंकि 4 दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे जाना हुआ था। अब आप सोचिए, इतना बड़ा दौरा, इतना बड़ा मौका, और मोदी जी पहुंचे ओस्लो। नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे के साथ ज्वाइंट प्रेस मीट हुई। मोदी जी ने खुद ट्वीट पर लिखा कि मैं नॉर्वे के पीएम के साथ ज्वाइंट प्रेस मीट को संबोधित कर रहा हूं। लेकिन भाई साहब, प्रेस मीट का मतलब क्या होता है? प्रेस मीट का मतलब होता है कि पत्रकार सवाल पूछेंगे और आप जवाब देंगे। मगर हुआ क्या? मोदी जी ने अपना बयान दिया और चुपचाप निकलने लगे। तभी एक नॉर्वेजियन पत्रकार जिनका नाम है हेले लिंग, ओस्लो के डागस एविसेन अखबार से जुड़ी है, उन्होंने हिम्मत करके सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा, प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप दुनिया की सबसे आज़ाद प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते? अब ये सवाल सुनकर मोदी जी क्या करते? उन्होंने सिर झुकाया और चुपचाप वहां से निकल गए। एक शब्द भी नहीं बोले। उल्टा घर जाकर के ट्विटर पर लिख दिया कि प्रेस मीट कर रहा हूं। लेकिन हेलोलिंग यही रुकने वाले नहीं थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि भारत के प्रधानमंत्री मेरा सवाल लेंगे। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर देगी। उन्होंने लिखा कि नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है और भारत 197 नंबर पर है। फिलिस्तीन, यूएई और क्यूबा जैसे देशों के साथ कंपटीशन कर रहा है। सोचिए ज़रा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दर्जा भारत को मिला है और प्रेस फ्रीडम के मामले में हम 197 नंबर पर हैं। यानी हमारे पत्रकार सवाल पूछने के लिए कितने आज़ाद हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। इसके बाद इंडियन एम्बेसी ने हेलो को एमईए की ब्रीफिंग में बुलाया। सोचा होगा कि वहाँ बात संभाल लेंगे, लेकिन वहाँ भी हेलेले ने दनादन सवाल दागे। पूछा कि भारत में मानवाधिकार की क्या स्थिति है, प्रेस की आज़ादी की क्या स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पर भरोसा क्यों करे, और क्या मोदी जी कभी क्रिटिकल सवालों के जवाब देंगे? इन सवालों पर एमईए सेक्रेटरी वेस्ट सीबी जॉर्ज को जवाब देना पड़ा। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि विदेशी आलोचक अनजान एनजीओ की सेलेक्टिव रिपोर्ट पर भरोसा कर लेते हैं। भाई, अब इस हेलेले का जवाब भी देखिए। उन्होंने कहा कि ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, मैं सवाल पूछूंगी, क्योंकि मैं उस देश से आती हूं जहां प्रेस फ्रीडम सबसे ज्यादा है। अब यही रुकिए और जरा सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री ने भारत में 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक भी फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां खुले तौर पर पत्रकार सवाल पूछ सकें। मई 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, जरूर गए थे, लेकिन एक भी सवाल नहीं लिया। 2023 में बाइडेन के साथ अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल लिया था, और जिस पत्रकार ने सवाल पूछा था उसे बाद में ऑनलाइन इतना ट्रोल किया गया कि बाइडेन प्रशासन को बाकायदा बयान देना पड़ा था। अब आप समझिए कि भारत में प्रेस की क्या हालत है। जब प्रधानमंत्री खुद सवालों से भागते हैं तो बाकी सरकारी अफसर क्या करेंगे? यहाँ के ज़्यादातर बड़े टीवी चैनल या तो मोदी जी के दोस्तों के हैं या फिर सीधे अडानी जी के, अंबानी जी के नेटवर्क 18 खरीद रखा है। अडानी जी ने एनडीटीवी खरीद लिया, बाकी चैनल भी इन्हीं बड़े उद्योगपतियों के दोस्तों के हैं। तो जब चैनल का मालिक ही मोदी जी का दोस्त हो तो उस चैनल में काम करने वाले रिपोर्टर की क्या मजाल कि वो मोदी जी या अडानी जी से कोई कुछ असली सवाल पूछ ले।
नौकरी जाने का डर सबसे ऊपर है, लेकिन विदेशी पत्रकारों को तो न तो यहाँ नौकरी करनी है, ना उनके मालिक मोदी जी के दोस्त हैं, इसीलिए वो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। ये जो असली बम फूटा है वो नॉर्वे के सोवेरेन वेल्थ फंड का फैसला। पहले आप समझिए, ये नॉर्वे का सोवेरेन फंड क्या है, क्या चीज़ है ये। नॉर्वे एक छोटा सा देश है, आबादी मुश्किल से 55 लाख, लेकिन वहाँ कुछ साल पहले समुद्र के नीचे तेल मिल गया। अब नॉर्वे ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर हम सारा तेल अभी निकाल करके बेच देंगे तो भविष्य की पीढ़ियों के पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए उन्होंने एक सरकारी फंड बनाया जिसका नाम है गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, जिसे नॉर्गेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट चलाता है। इस फंड में तेल बेचने से होने वाली कमाई डाली जाती है और फिर ये फंड दुनिया भर की कंपनियों में पैसा लगाता है। उससे जो ब्याज और रिटर्न मिलता है उससे नॉर्वे की पेंशन, स्कूल, यूनिवर्सिटी और सरकारी खर्च चलते हैं। इसी वजह से नॉर्वे आज दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। सबसे कम टैक्स लगता है, हेल्थ केयर सबसे अच्छा है, एजुकेशन फ्री है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए इस फंड के पास कितना पैसा है। $2 ट्रिलियन, यानी 2 लाख करोड़ डॉलर, यानी कि भारतीय रुपए में करीब 170 लाख करोड़ रुपए। ये दुनिया के सभी लिस्टेड शेयरों का लगभग 1.5% खुद रखता है। करीब 9,000 कंपनियों में इसका पैसा लगा है। अब ऐसा फंड जब किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करता है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए खतरे की घंटी होती है। इस फंड का एक एथिक्स काउंसिल है जो हर कंपनी पर नज़र रखती है कि कहीं वो भ्रष्टाचार में शामिल तो नहीं है, मानवाधिकार उल्लंघन तो नहीं कर रही, युद्ध क्षेत्रों में हथियार तो नहीं बेच रही, बच्चों से मजदूरी तो नहीं करवा रही। इस फंड ने अब तक 200 से ज़्यादा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है, जिनमें 16 भारतीय कंपनियां हैं। कोल इंडिया, ONGC, NTPC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भेल, गेल, ITC, LNT, NHPC, वेदांता जैसी कंपनियां पहले से ही इस लिस्ट में हैं। मई 2024 में इस फंड ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। वजह बताई गई कि म्यांमार में सेना के तख्ता पलट के बाद भी अडानी पोर्ट्स वहां एक पोर्ट टर्मिनल चला रहा है, जिससे मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। युद्ध और संघर्ष की स्थिति में अडानी पोर्ट्स के होने का मतलब है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से उस उल्लंघनों में योगदान कर रहा है। ये पहला झटका था, लेकिन असली बम फरवरी 2026 में फूटा। फरवरी 2026 में नॉर्वेजियन फंड ने अडानी ग्रीन एनर्जी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया, और इस बार जो वजह बताई गई वो और भी ज़्यादा संगीन है। फंड ने कहा कि भाई अडानी ग्रीन एनर्जी पर ग्रास करप्शन, यानी कि भारी भ्रष्टाचार और गंभीर वित्तीय अपराध का खतरा है, और इसी वजह से हम इस कंपनी से अपना पूरा निवेश निकाल रहे हैं। जो स्टेक उसके पास था वो था करीब $43.9 मिलियन, यानी कि लगभग 400 करोड़ रुपए। इसके अलावा अडानी टोटल गैस में भी $3.2 मिलियन का स्टेक था। ये फैसला नवंबर 2025 में लिया गया था, लेकिन सार्वजनिक रूप से 27 फरवरी 2026 को घोषित कर दिया गया। और अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि मई 2026 में जब मोदी जी नॉर्वे पहुंचे तो ये जो सोवरेन फंड का मुद्दा था ये बीच में आ ही गया। राहुल गांधी जी ने एक्स पर ट्वीट किया। हालांकि उस ट्वीट में उन्होंने नॉर्वे का झंडा लगाने की जगह स्वीडन का झंडा लगा दिया था, जिस पर ट्रोलिंग भी हुई। लेकिन उनका सवाल बहुत गंभीर था। उन्होंने पूछा था कि भाई मोदी जी, क्या नॉर्वे ने आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट मान ली कि अडानी को पेंशन फंड की ब्लैकलिस्ट से निकाल दिया जाए? यानी राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी जी 5 देशों के दौरे पर इसलिए गए ताकि अडानी की कंपनियों को बचा सके। अब ये बात केवल राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। आउटलुक बिजनेस और कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने भी लिखा है कि मोदी जी का नॉर्वे दौरा सिर्फ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए नहीं था, उसके पीछे अडानी ग्रुप के हित भी छुपे हुए थे। हालांकि नॉर्वे ने अडानी को ब्लैकलिस्ट से नहीं हटाया है, बल्कि उल्टा अब फंड की नीति ये है कि नवंबर 2025 के बाद नए ब्लैकलिस्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन पुराने फैसले बदले भी नहीं जा सकते। यानी अडानी की जो दोनों कंपनियां ब्लैकलिस्ट हुई है वो बनी ही रहेगी। अब इसमें एक और दिलचस्प पहलू है दोस्तों, जहां नॉर्वे के सॉवरेन फंड ने अडानी से हाथ खींच लिया है, वहीं भारत के घरेलू म्यूचुअल फंड ने 2025 की शुरुआत से अब तक $500 मिलियन के अडानी ग्रीन के शेयर खरीद डाले।
यानी जो विदेशी इन्वेस्टर भाग रहा है उसकी जगह हमारी म्यूचुअल फंड कंपनियां अडानी के शेयर खरीद रही है। अडानी ग्रीन में म्यूचुअल फंड का स्टेक 0.3% से बढ़कर के 3% हो गया है, यानी 10 गुना। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ये आम भारतीयों के पैसों से अडानी को बेल आउट देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा कौन डालता है? आप, मैं, हम सभी डालते हैं। हमारी एसआईपी का पैसा, हमारी बचत का पैसा अब उससे अडानी के शेयर खरीदे जा रहे हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी फंड कह रहा है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये सवाल हर भारतीय निवेशक को सोचना चाहिए और अडानी जी की मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई है। अमेरिका में भी अडानी जी पर बड़ा केस चल रहा है। नवंबर 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि डीओजे ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने 2020 से 24 के बीच भारत में सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए भारतीय सरकारी अफसरों को $265 मिलियन यानी कि करीब 2200 करोड़ रुपए की घूस दी। और इस घूस की बात अमेरिकी निवेशकों से छुपा करके $3 बिलियन से ज़्यादा का पैसा उठाया। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं था, ये अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल फ्रॉड का बहुत बड़ा मामला था। इस केस के आते ही अडानी के शेयरों में हाहाकार मच गया था। करीब $13 बिलियन की मार्केट वैल्यू एक ही दिन में स्वाहा हो गई थी। लेकिन फिर हुआ क्या? अडानी जी ने एक बहुत ही चतुर चाल चली। उन्होंने अपना वकील बदल लिया। और कौन सा वकील रखा? रॉबर्ट गिफ्रा जूनियर, जो सलीवन एंड कॉम्ब्रेल लॉ फर्म के को चेयर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल वकील हैं। यानी अडानी ने ट्रंप के पर्सनल वकील को अपना केस लड़ने के लिए रख लिया। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। अडानी की लीगल टीम ने अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के सामने एक प्रपोजल रखा कि अगर ये केस हटा दिया जाए तो अडानी इंटरप्राइजेज अमेरिका में $10 बिलियन का निवेश करेगा और 15,000 अमेरिकी नौकरियां पैदा करेगा। $10 बिलियन यानी कि करीब 85,000 करोड़ रुपए। ये पेशकश ट्रंप प्रशासन को बहुत भा गई। ट्रंप तो वैसे भी अमेरिका फर्स्ट के नारे पर चलते हैं। उन्हें नौकरियां चाहिए, उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और 18 मई 2026 को अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी के खिलाफ क्रिमिनल फ्रॉड के सारे चार्जेस हटा दिए मतलब हमेशा के लिए हटा दी, यानी विद प्रेजुडिस। अब ये केस दोबारा दर्ज नहीं हो सकता। हालांकि एसईसी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के सिविल केस में अडानी और उनके भतीजे को $18 मिलियन देने पड़े। गौतम अडानी ने $6 मिलियन भरे और सागर अडानी ने $12 मिलियन। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेज ने यूएस ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल को $275 मिलियन का सेटलमेंट किया, क्योंकि उन पर ईरान के सैंक्शन के खिलाफ एनर्जी खरीदने का आरोप था। यानी अडानी ग्रुप ने 32 ऐसे लेन देन किए जो ईरान पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करते थे। अब समझिए पूरा खेल। अमेरिका में केस हट गया, लेकिन शर्त ये कि $10 बिलियन वहाँ निवेश करना है। यानी जो पैसा अडानी ने भारत में कमाया वो अब अमेरिका में लगेगा। भारतीय बैंकों ने जो कर्ज दिया, भारतीय निवेशकों ने जो शेयर खरीदे, भारत के पावर कंज्यूमर्स ने जो बिजली के दाम चुकाए, उससे जो प्रॉफिट बना वो अब अमेरिका में नौकरियां पैदा करेगा। भारतीय मजदूर को क्या मिला? भारतीय छोटे व्यापारी को क्या मिला? कुछ नहीं। और तो और अब आउटलुक बिजनेस की एक रिपोर्ट देखिए तो बताती है कि नॉर्वे के सोवेरेन फंड में भारत का वजन लगातार घट रहा है। फंड का करीब 40% पैसा अब अमेरिकी कंपनियों में लग रहा है, खासकर एआई, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी कंपनियों में। यानी जहां दुनिया का बड़ा पैसा जा रहा है वहां भारत पीछे छूटता जा रहा है। और मोदी जी नॉर्वे जाकर के निवेश की भीख मांग रहे हैं, लेकिन भीख तो उन्हें मिलेगी जब उनकी प्रेस फ्री होगी, उनकी कंपनियां ईमानदार रहेंगी, उनके बिजनेसमैन भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। ये सब कमियां हैं जिनकी वजह से दुनिया भर के एथिकल इन्वेस्टर्स भारत से दूर हो रहे हैं। अब आते हैं पत्रकार आवेश तिवारी की बात पर, जिन्होंने एक्स पर साफ साफ लिखा कि अगर अब मोदी और अडानी के रिश्ते इतने घनिष्ठ नहीं होते तो अडानी की $107 अरब की संपत्ति कभी नहीं बनती। ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2014 में चुनाव जीतने के बाद मोदी जी अडानी के निजी विमान से दिल्ली पहुंचे थे। गुजरात में मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए अडानी को कई बड़े फैसले मिले, बंदरगाह, ज़मीन, पावर पॉइंट के कॉन्ट्रैक्ट्स। और जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने
अडानी की संपत्ति आसमान छूने लगी। 2014 में अडानी की संपत्ति करीब $7 बिलियन थी, आज $108 बिलियन है, यानी 15 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी। इसी अवधि में आम भारतीयों की औसत आय कितनी बढ़ी? बहुत कम। महंगाई कितनी बढ़ी? बहुत ज़्यादा। ये जो असमानता है ये अपने आप नहीं बनी है, ये नीतियों से बनी है। और नीतियाँ बनाने वाले कौन हैं? हमारी सरकार। अब आते हैं फाइनल पॉइंट पर। ये सारी कहानी हमें क्या दिखाती है, क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जब आपका मीडिया सवाल पूछना बंद कर देती है तो विदेशी पत्रकार आकर के सवाल पूछते हैं। जब आपका रेगुलेटर ढीला हो जाता है तो विदेशी रेगुलेटर एक्शन लेते हैं। अब आपकी न्यायपालिका धीमी पड़ जाती जब आपकी न्यायपालिका धीमी पड़ जाती है तो विदेशी अदालतें केस दर्ज करती हैं। और जब आपका सोवेरेन फंड हो ही नहीं या वो भी अंधा हो जाए तो विदेशी सोवेरेन फंड कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करते हैं। हेलेले लिंग नाम की एक नॉर्वेजियन पत्रकार ने वो काम कर दिखाया है जो भारत के दर्जनों गोदी मीडिया वाले मिलकर भी नहीं कर पाए। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से पूछा कि भाई आप सवाल क्यों नहीं लेते, और प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, सिर झुकाए चले गए। ये भारत के लोकतंत्र की तस्वीर है आज की तारीख में। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या नॉर्वे का फैसला सही है? क्या अडानी की कंपनियों में सच में भ्रष्टाचार है? क्या मोदी जी का नॉर्वे दौरा अडानी को बचाने के लिए था? क्या भारतीय म्यूचुअल फंड को अडानी में पैसा लगाना चाहिए? क्या हमारी प्रेस आज़ाद है? सारे सवाल अपने सामने रखिए, सोचिए और जवाब ढूंढिए, क्योंकि देश आपका है, लोकतंत्र आपका है। और जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक कोई जवाब देने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर भारतीय को सच में पता चले। जय हिंद, जय भारत।